अस्सलामुअलैकुम। लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जो हमारे डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू डिमेंशिया, जिसमें जो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व कर रहा था मोस्टली वो अल्जाइमर्स डिजीज़ था, और पिक डिजीज़ में जो है कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा था, टेम्पोरल एंड पेराइटल। पार्किंसंस में बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हो रहा था, हंटिंगटन में भी बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, और इसके बाद जो है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस होता है। इसमें क्या है कि जो है ना इंक्रीज CSF हो जाता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से डायरेक्टेड वेंट्रिकल्स हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है अडल्ट्स में। ठीक है, और जो है यूजुअली ये इडियोपैथिक होती है। अब इसमें क्या होता है, ट्रायड होता है 3 चीज़ों का। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेट, वॉबी, वैकी। वेट मींस के पेशेंट के अंदर यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस होगी। वॉबी मींस के वो वॉबली मतलब कि उसके अंदर गेट इंस्टेबिलिटी होगी। और तीसरा वैकी मींस उसके अंदर डिमेंशिया होगा। ठीक है, जब हम लंबर पंक्चर करते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि CSF ड्रेन हो जाता है, तो फिर उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम वेंट्रिकुलर जो है ना पेराइटल शंट पेरिटोनियल शंटिंग करते हैं। मतलब उसका जो वेंट्रिकल्स जिसके अंदर CSF ज़्यादा हुआ है, वहाँ से हम शंट डालते हैं टू द पेरिटोनियम, और जो फ्लूइड होता है एक्सेसिवली ड्रेन आउट हो जाता है इनटू द पेरिटोनियम। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस का। सो ही इज़ अ पेशेंट शोइंग दैट इसमें ट्रायड है कि यूरिनरी इनकन्सिस्टेंसी है। ठीक है, इस पेशेंट को गेट इंस्टेबिलिटी भी है, और तीसरी चीज़ के डिमेंशिया भी है। जब ये तीनों होंगी चीज़ें, तो हम जो है इसको कैरेक्टराइज करेंगे दैट इट इज़ ड्यू टू द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, जिसमें उसका वेंट्रिकल्स जो है वो इनलार्ज भी हुए होंगे, और उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो होती है, इसमें क्या होता है, रेयन प्रोटीन जो होती है ना, उसकी वजह से डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। रेयन प्रोटीन जो CNS न्यूरॉन्स, अब रेयन प्रोटीन जो नॉर्मली होती है वो अल्फ़ा हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन में होती है, लेकिन अगर ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है बीटा प्लेटेड में। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये जो है ना रेयन प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है ब्रेन की। ठीक है, अब ये स्पोरेडिक भी हो सकती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है, ट्रांसमिटेड भी हो सकती है। ठीक है, ट्रांसमिटेड मतलब ये एनिमल्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर जो आएगा केस वो काऊ वाला आएगा ना, जो होता है इसका बोवाइन केस जो होता है। अब इस फिगर में देखें, जो फर्स्ट फिगर है नॉर्मल प्रोटीन है, उसके अंदर अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में, और सेकंड में देखें कि बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जिसकी वजह से रेयन प्रोटीन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और फिर ये हमारे पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसका जो ख़तरनाक काम ये होता है कि जो ख़राब प्रोटीन होती है वो अब अपने साथियों को भी ख़राब करना शुरू कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोटीन ख़राब हुई, बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशन में गई, इस बीटा कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रोटीन ने क्या करना है, बाकी जो प्रोटीन्स हैं अल्फ़ा वाली, उनको भी ख़राब करना शुरू कर देना है, जिसकी जैसे ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और विशियस साइकिल चलता जाता है। ठीक है, अब ये आपकी बुक की फ़िगर है 17.15। इसमें देखें स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी दिखाई हुई है। ये दरमियान में जो छोटे छोटे गोले नज़र आ रहे हैं ना आपको, वैक्यूल्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, वैक्यूलर इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स बन गए हुए हैं। ठीक है, जब हमारे न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़, जो स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी की टाइप है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है इसकी। ये भी स्पोरेडिक होती है ज़्यादातर। ठीक है, और ये उन लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल ना, कोई पेशेंट्स होते हैं ना कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो ट्रांसप्लांट होता है पेशेंट एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ह्यूमन अपना कॉर्निया दे रहा था या ग्रोथ हार्मोन दे रहा था, उसके अंदर रेयन पहले से था। ठीक है, वो रेयन इन्फेक्टेड था। अब जिस पेशेंट को वो देगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उनके अंदर मोस्टली ये देखी जाती है क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़ स्पोरेडिक वे में। ठीक है, और इसमें फिर क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया हो जाता है, एटेक्सिया हो जाता है अगर उसके जो है सेरिबेलम ख़राब हो जाए साथ साथ। ठीक है, और स्टार्टल मायोक्लोनस होता है, मतलब इसमें इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, और हम जब जो है ना EEG पे देखते हैं तो हमें पीरियोडिक शार्प वेव्स नज़र आती हैं, और 1 साल के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो हेयर इज़ शोन दैट द रेयन डिजीज़ जो है वो क्या हुआ, रेयन प्रोटीन ख़राब हुई। ठीक है, हमारे जो है CNS में उसने डीजेनरेशन स्टार्ट कर ली, वैक्यूलर डीजेनरेशन हमें नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म होती है दैट इज़ वेरिएंट फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मतलब कि जो एक्सपोयर होता है टू द मैड काउ। ठीक है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है।
फेमिलियल फैटल इंसोम्निया इज़ एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डेयन डिजीज़, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्वियर इंसोम्निया होता है, पेशेंट सोया नहीं जाता और एग्जेजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है उसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीएनएस ट्यूमर्स, जिसको हम जो है देखेंगे फ्रॉम द मीडियम रॉबिन्स ऑल्सो, ठीक है। सीएनएस ट्यूमर्स मीन्स आप बहुत दफ़ा सुनते हैं कि फ़लाँ को जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब एक किस्म का तो ब्रेन ट्यूमर होता कोई नहीं है, बच्चों के अंदर अलग होते हैं, अडल्ट्स में अलग होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है ना सीएनएस ट्यूमर्स होते हैं ये जो होते हैं जो हमारे सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ग्लायल सेल्स हो गए या इस तरह से, ठीक है, माइक्रोग्लाया के हो गए, एपेंडेमल सेल्स के हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के हो गए, एस्ट्रोग्लाया, ये सारे जो सेल्स हमारे सीएनएस के अंदर होते हैं इनके अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं, मतलब इनके ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब चिल्ड्रन में अलग होते हैं, अडल्ट्स में अलग होते हैं। सो हेयर इज़ अ पिक्चर शोइंग द सुप्राटेंटोरियल रीजन एंड द इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है। द टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर वाला रीजन जो होगा ना, ये वाला, इसको हम सुप्राटेंटोरियल कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये होते हैं एडल्ट्स के अंदर सुप्राटेंटोरियल, और इंफ्राटेंटोरियल जो होते हैं ये मोस्टली आपके चिल्ड्रन में होते हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर इंफ्राटेंटोरियल होते हैं, एडल्ट्स में सुप्राटेंटोरियल होते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, मेटास्टेटिक हो सकते हैं। प्राइमरी मतलब कि वहाँ पे ही ये बने थे ट्यूमर्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स के, मेनिंजियोथेलियल सेल्स के, एपेंडाइमल सेल्स के, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या न्यूरोएक्टोडर्म के, ठीक है। अब जो मेटास्टेटिक होते हैं वो कहीं और से आए होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग, ब्रेस्ट, किडनी वगैरह से आए होते हैं और यहाँ पे आके मेटास्टाइज करके आए होते हैं, मल्टीपल होते हैं, वेल सर्कमसाइज्ड होते हैं, ग्रे वाइट जंक्शन में होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रे मैटर और वाइट मैटर के जंक्शन पे होंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि एडल्ट्स के जो होते हैं वो मोस्टली सुप्राटेंटोरियल होते हैं और मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर्स एडल्ट्स में होते हैं वो तीन तरह के हमारे हैं, ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा। जबकि बच्चों के अंदर जो होते हैं इंफ्राटेंटोरियल, उसमें आ जाएंगे पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है, मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। और जो प्राइमरी मेलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर्स होते हैं ना, वो हमारे लोकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं और मेटास्टाइज इतने ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, जबकि जो मेटास्टेटिक होते हैं वो ज़्यादा मेटास्टाइज करते हैं। प्राइमरी क्या होंगे? मेलिग्नेंट, जो वहीं रह के वहीं डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अडल्ट्स के जो तीनों हमने देखे हैं, तीन जो हमारे होते हैं एडल्ट्स में कॉमन, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा, इन तीनों के बारे में देखते हैं। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो होता है ये मेलिग्नेंट होता है, हाई ग्रेड ट्यूमर होता है एस्ट्रोसाइट्स का, ठीक है, याद रखना है एस्ट्रोसाइट्स का जो ट्यूमर होता है उसको हम ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होता है अडल्ट्स के अंदर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ये अराइज करता है और वहाँ से क्रॉस करता है कॉर्पस कैलोसम को और एक बटरफ्लाई शेप्ड लेजन बना देता है, ठीक है। इन दिस पिक्चर दे हैव शोन द कार्पस कैलोसम, ठीक है। क्या हुआ कि ये जो ट्यूमर है ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर से अराइज किया और इसने जो है ना क्रॉस किया कॉर्पस कैलोसम को, और हमारे पास जो शेप आएगी दैट विल बी बटरफ्लाई लीजन, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय रीजन्स ऑफ नेक्रोसिस, मतलब वहाँ पे नेक्रोसिस हुई होगी, उसके इर्द गिर्द ट्यूमर सेल्स जो होंगे वो जमा हुए होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास सूडोपेल्सेडिंग जो है ना ये होंगे, ठीक है। जैसे जो है ना मतलब ऐसे सोच लें दरमियान में नेक्रोसिस हुई होगी और इर्द गिर्द हमारे सारे ट्यूमर सेल्स जो होंगे ना वो उसको देख रहे होंगे, नेक्रोसिस को, जमा हुए होंगे वहाँ पे, ठीक है। और एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन होगी एंडोथीलियल सेल्स की और ट्यूमर सेल्स जो होंगे वो G-FAP पॉजिटिव होंगे, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बट जो अडल्ट होते हैं मोस्टली अगर उनको ये होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पैलिसेड्स असल में ना वर्ड होता है कि कोई भी ना फेंस बनाई हो किसी ने, मतलब वॉल बनाई हो और चार दीवारी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ये देखें, इस फिगर में ये दरमियान में नेक्रोसिस हुई हुई है, बहुत प्यारी फिगर दिखाई हुई है, इसमें नेक्रोसिस हुई है दरमियान में और इर्द गिर्द हमारे ट्यूमर सेल्स ने जो है ना चार दीवारी की हुई है, मतलब उनको कवर किया हुआ है, उनको वॉल ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सूडो पैलिसेडिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके सीएनएस ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट इनकी जो है ना इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा G-FAP क्या होता है? ग्लायल जो है फिब्रिलरी एस्टिक प्रोटीन होती है, ये एक्चुअली क्या होती है, ये ना हमारे न्यूरोनल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स वगैरह, उनके अंदर ये प्रोटीन होती है। अब जब ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे इसको, तो हमारे जो है ना ट्यूमर सेल्स ये पॉजिटिव शो करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है जो कि हमारे एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर्स है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके ऑपोजिट जो एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो होता है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा,
ठीक है। अगर तो एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर अडल्ट्स के अंदर है तो वो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है। अगर वही बच्चों के अंदर है तो उसको हम कहेंगे पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है एस्ट्रोसाइट्स का बच्चों के अंदर। ठीक है, जो ग्लायोब्लास्टोमा था वो मैलिग्नेंट था। ये जो है बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, सेरिबेलम के अंदर ये अराइज करता है, और जब हम इसकी इमेजिंग करते हैं तो हमें जो है ना म्यूरल नोड्यूल मिलता है। ठीक है, और सिस्टिक लेजन मिलती है। इस फिगर में देखें, बहुत प्यारा आपको दिखाया हुआ है, म्यूरल नोड्यूल नज़र आ रहा है और साथ में सिस्टिक लेजन है। जब ये आप देखेंगे ना बच्चों के अंदर अलॉन्ग विद द क्लिनिकल फीचर्स, तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा के नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेनिंजिस का ट्यूमर होगा। तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ अरेक्नॉइड सेल्स, जो अरेक्नॉइड जो सेल्स होते हैं उनका बिनाइन ट्यूमर होता है। और एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन बिनाइन सीएनएस ट्यूमर्स होते हैं उसमें मेनिंजियोमा टॉप पे आता है। ठीक है, मेलिग्नेंट की अगर बात करें तो वो ग्लायोब्लास्टोमा है, और बिनाइन ट्यूमर अगर मोस्ट कॉमन बात करें तो मेनिंजियोमा है एडल्ट्स के अंदर। ज़्यादातर ये वुमेन में देखा गया है, बच्चों के अंदर नहीं होता मेनिंजियोमा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सीजर्स होंगे, पेशेंट को ट्यूमर कंप्रेस करेगा लेकिन इन्वेड नहीं करेगा कॉर्टेक्स को। ऊपर कॉर्टेक्स मतलब ट्यूमर जो है वो कॉर्टेक्स को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब हम इसकी इमेजिंग करवाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि ड्यूरा के साथ कोई राउंड सा मास अटैच हुआ है, और जब हम हिस्टोलॉजी करवाएंगे तो उसमें हमें वर्ल्ड पैटर्न मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, तो मेनिंजियोमा में सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हुई होती है, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, सेल्स ने जो है ना वर्ल्ड अपेयरेंस बनाई होती है। तो इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिंजियोमा। और भी जगहों पे सेमोमा बॉडीज़ होती हैं, बट मेनिंजियोमा में भी ये हमें नज़र आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द श्वानोमा। श्वानोमा जो है, अच्छा मेनिंजियोमा जो है ना इसको हमने मीडियम रॉबिन से भी करना है इंशाल्लाह। ठीक है, श्वानोमा इज़ द एक्चुअली इसके नाम से पता चल रहा है कि श्वान सेल्स का जो है बिनाइन ट्यूमर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, क्रेनियम के अंदर। ठीक है, विद इन द क्रेनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नर्व इन्वॉल्व होती है डैट इज़ एट्थ नर्व, जो कि होती है सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें जो पेशेंट्स में सिम्टम्स आएंगे, ऑब्वियसली जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो ख़राब हो गई है ना, तो उसकी वजह से हेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी और टेनाइटिस होगा। ठीक है, ट्यूमर्स जो हैं वो S100 पॉजिटिव होते हैं। बायलेटरल ट्यूमर्स हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं इन केस ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। ये देखें, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है सेरिबेलम और पॉन्स जो है उसके दरमियान में हमारी नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे जो है क्या होगा कि ट्यूमर होगा। ठीक है, तो मोस्टली आपकी ये जो नर्व होती है इसके श्वान सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, श्वान सेल्स के अंदर ट्यूमर हो जाता है, ये इन्वॉल्व होती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटिस होता है, S100 पॉजिटिव होता है, और अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 का पेशेंट हो तो ये बायलेटरल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ठीक है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, याद रखना है मेलिग्नेंट ट्यूमर है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ठीक है, और जब हम इसकी इमेजिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाइट मैटर के अंदर कैल्सिफाइड ट्यूमर मिलता है जो फ्रंटल लोब को मेनली इन्वॉल्व करता है, और सीजर्स के साथ ये शो करता है पेशेंट। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा जो है इसको भी हम रॉबिन से देखेंगे इसकी डिटेल। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का ट्यूमर होता है, और हमें जो है ना फ्रंटल लोब में मोस्टली ये इन्वॉल्व होता है, और पेशेंट को सीजर्स होते हैं, और वाइट मैटर के अंदर कैल्सिफाइड ट्यूमर मतलब इसमें कैल्शियम कैल्सिफिकेशन हुई होती है। ठीक है, और बायोप्सी में हमें फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है, जो कि एक्चुअली ऐसे लगता है जैसे अंडे की जर्दी है। ठीक है, मतलब जर्दी वाला जो अंडा होता है ना, जैसे दरमियान में जर्दी होगी और इर्द गिर्द जो है ना वो वाइट सफ़ेदी होगी उसकी। ये देखें कितनी अच्छी फिगर है। इसमें आपको देखें कितना अच्छा शो हुआ है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। इसका कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है, जब आपको इस तरह के फ्राइड एग पेरेंट्स के सेल्स मिलते हैं ना, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का ये ट्यूमर होता है। उसके बाद जो पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा है उसको हमने डिस्कस कर लिया था, और इसके बारे में बस एक और चीज़ कि हम इसकी माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तो हमें जो है ना रोजेंथल फाइबर्स मिलते हैं।
इस फिगर में देखें आपको रोजेंटल फाइबर्स दिखाए हुए हैं किस तरह से। ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर होता है ना ये। तो एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेसेस होते हैं वो थिक इओजिनोफिलिक जो है ना वो नज़र आते हैं, इनको हम रोजेंटल फाइबर्स कहते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जो है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है, बच्चों के अंदर होता है, नज़र आता है, G5 पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज अब मेड्यूलोब्लास्टोमा, ठीक है। अब ये जो होता है ना मेड्यूलोब्लास्टोमा, ठीक है, ये जो हमारे सेरिबेलम के ग्रैनुलर सेल्स होते हैं वहाँ से अराइज करता है, ठीक है। ये न्यूरोएक्टोडर्म जो होती है वहाँ से इसकी जो है एक्चुअली निकलता है ये मेड्यूलोब्लास्टोमा, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बच्चों के अंदर होता है। और हिस्टोलॉजी में हमें जो है ना स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स नज़र आते हैं, होमोराइट रोजेट्स, ठीक है, ये हमें नज़र आ सकते हैं। पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसकी, और ये जो है ना ट्यूमर बड़ी जल्दी स्प्रेड करता है और CSF में वो मेटास्टाइज कर जाता है और वहाँ से ये कॉर्डा इक्विना में चला जाता है, जिसको हम ड्रॉप मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एपेंडायोमोमा, ठीक है, ये भी हमारे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन में ज़्यादा होते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है एपेंडाइमल सेल्स का, और ये फोर्थ वेंट्रिकल में अराइज करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली जब फोर्थ वेंट्रिकल में अराइज करेगा तो हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगा ना, CSF ब्लॉकेज हो जाएगी। और इसमें जो हम देखते हैं पेरीवास्कुलर सूडोरोसेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें रोजेट्स हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं CNS ट्यूमर्स में, रोजेट्स, ठीक है। फाइनली हम इसको देखेंगे होते कैसे हैं अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या होती है, पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट्स होते हैं। अब इस पिक्चर में आपको देखें कितने अच्छे रोजेट्स नज़र आ रहे हैं। जो वेसल के अराउंड रोजेट है उसको आप कहते हैं पेरीवास्कुलर रोजेट, ठीक है, जो आपके एपेंडाइमोमा में नज़र आता है। और जो आपके न्यूट्रोफिल्स के इर्द गिर्द ट्यूमर सेल्स अरेंज करके बनाते हैं ना, उसको आप कहते हैं होमोराइट रोजेट्स, ठीक है। ये ब्लू कलर के सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स जो अरेंज हुए होते हैं। तो इस तरह से रोजेट्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो आपको CNS ट्यूमर्स में नज़र आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्रेनियोफ्रेंजियोमा है, ठीक है। तो क्रेनियो मीन्स के ये रिलेटेड है आपके क्रेनियम के साथ, और फेरेंजियो मीन्स के ये आपके फेरेंक्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास पिक्चर है, ऊपर से जो है ना ब्रेन से नीचे की तरफ एक हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है, और नीचे से माउथ की तरफ से ऊपर की तरफ एक एक्सटेंशन जा रही है। जो माउथ की तरफ से एक्सटेंशन जाती है उसको हम रेथिकस पाउच कहते हैं, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास अगर रेमनेंट्स रह जाते हैं इस रेथिकस पाउच के, तो वहाँ से ट्यूमर अराइज करता है, उसको हम क्रेनियोफ्रेंजियोमा कहते हैं, ठीक है। ये बचपन में होता है ज़्यादातर, ठीक है, चाइल्ड और यंग अडल्ट में ये प्रेजेंट करता है, सुप्राटेंटोरियल मास होता है। अब याद रखना है, वैसे हमने चाइल्डहुड के ट्यूमर्स देखे थे वो इंफ्राटेंटोरियल थे, लेकिन ये वाला जो ट्यूमर है ये सुप्राटेंटोरियल होता है, बच्चों के अंदर होता है। फिर ये क्या करता है कि ये जो है ना ट्यूमर, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का वाला होता है ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे ऑप्टिक क्याज़म होता है ऊपर की तरफ ना, तो उसको ये प्रेस करता है, जिसकी वजह से बायोटेम्पोरल हेमिएनोप्सिया हो जाता है पेशेंट को। और हम इमेजिंग देखते हैं तो उसमें हमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं, ठीक है, टूथ लाइक टिश्यू नज़र आता है हमें, और बिनाइन होता है, लेकिन ये है कि हम अगर इसको डिसेक्ट करते हैं तो ये दोबारा से हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द CNS tumors and all about the chapter of CNS pathology from Pathoma.